हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन में हम लोग मोलैलिटी पढ़ रहे थे। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। तापमान का प्रभाव पढ़े थे कि मोललता पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विलयन का तापमान बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि होता है, परंतु उसका भार अपरिवर्तित होता है। भार अपरिवर्तित तो मोललता भी अपरिवर्तित। एक आठ क्वेश्चन भी बताए थे मोललता से, तो यहां पे हम लोग मोलरता नॉर्मलता में संबंध और मोलैलिटी पढ़े, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो आप लोग ना ये बुद्धि में ना रखिएगा कि बस हो गया, मोलरता से इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं, मोललता से इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन भी आएगा, सामर्थ्य, मोल फ्रैक्शन भी आएगा, मोलैलिटी भी आएगा, मोलरता भी आएगा, सब आएंगे। तो क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ता जाएगा। अभी बस टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ना। तो जो अगला केस हम लोग देखेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। कहते जिसे हैं किसी तत्व अथवा यौगिक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, बोले तो तत्व या यौगिक, उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल प्रभाज। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन, समझिएगा, ये एक सॉल्यूशन विलयन। अब इस विलयन में कौन है भैया, विलेय और विलायक होंगे, कॉमन बात है, मतलब ए और बी मिलकर ये विलयन बनाए हुए। अब इस ए को हम क्या बोल दिए, सॉल्यूट। आपकी मर्जी, कुछ भी बोल दें, ए को सॉल्वेंट बोल दें, बी को सॉल्यूट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन लगना चाहिए। बी को हम बोल दिए सॉल्वेंट, बोले तो विलायक। अब मोल फ्रैक्शन बोल क्या रहा है, किसी तत्व अथवा यौगिक, मतलब तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं ना। अब मान लीजिए इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, या फिर बोल दे, अब ए विलेय है तो बोल दे विलेय का मोल फ्रैक्शन बताएं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ए इक्वल टू ए के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। बताएं कुल मोलों की संख्या क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। अब मान लीजिए ये त्रिअंगीय विलयन है, बोल दो ए बी सी, 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है ये विलयन। तो अब क्या होएगा, ए का मोल फ्रैक्शन पूछा, तो ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जितना भी दिया रहे हम लोग बस ऐसे अच्छा लगने के लिए 2 ही लेते हैं ना। तो ये क्या आ गया, ए का मोल फ्रैक्शन। बोल दिया बी का मोल फ्रैक्शन बताएं, तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये मोल फ्रैक्शन जिसका पूछे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी विलयन में जो कुल मोल प्रभाज होता है, विलयन का कुल मोल प्रभाज, बोले तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल होता है कितने के, 1 के। ये बहुत जबरदस्त केस है। अब बताएं, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन उसका अधिकतम मान कितना होएगा, 1। किसी भी विलयन का मोल प्रभाज 1 से अधिक नहीं होता। तो ये x का मान 1 से अधिक नहीं होगा और x का मान 0 से कम भी नहीं होएगा। तो हम लोग कह सकते हैं
कि किसी विलयन का अधिकतम जो मोल प्रभाव आएगा वो कितना, 1, और न्यूनतम कितना, 0। अगर शुद्ध अवस्था में है तो 1 आएगा ही आएगा। अब ये कहें कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने गए, मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा, उसको सॉल्व किए और आपका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू या फिर माइनस में आए या फिर 1 से ज्यादा आ गया, 3 आ गया, तो यहां से आप डायरेक्ट क्लियर कर लें कि अगर आपके मोल फ्रैक्शन का मान 1 से ज्यादा आ रहा है या फिर 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब जो आप कैलकुलेट किए वो गलत है। समझे? अब बात करते हैं टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत इजीली देखें, जैसे हम लोग ये फार्मूला लिखे, इसी को चेक कर लें, XA इक्वल टू, अब बताएं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो विलेय है, इसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं MA। बी विलायक, उसको कैपिटल में लिख दिए। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए के मोलों की संख्या है तो मतलब क्या, भार बटे अणु भार। ए के मोलों की संख्या भार बटे अणु भार, बी के मोलों की संख्या भार बटे लिख सकते हैं। तो बताएं, देखिए एक तो लॉजिक बताते हैं, सॉल्यूशन में कहीं भी अगर वॉल्यूम अपान में है, वॉल्यूम, तब तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होएंगे। लेकिन अगर वेट है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होंगे। तो यहां पे आयतन का कोई जिक्र है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोल प्रभाव पे। क्लियर बात? तो ये था मोल फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन कराते हैं ना, अगला केस देख लें, पीपीएम बोले तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन अत्यधिक तन विलयनों, जैसे जल की कठोरता, अभी जल की कठोरता के बारे में थोड़ा सा केस बताते हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। जल की कठोरता तथा वायु प्रदूषण इत्यादि के सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है पीपीएम। तो अत्यधिक तन विलयनों की जो सांद्रता को व्यक्त किया जाता है वो किस पदों में, पीपीएम के पदों में, पार्ट पर मिलियन में। अब पार्ट पर मिलियन क्या है, 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन का पीपीएम कहलाता है। 1 मिलियन बोले तो 10⁻⁶, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मिलीग्राम में मात्रा विलयन का पीपीएम कहलाता है। ऐसे भी तो अगर हमें पीपीएम भार द्वारा दिखाना हुआ, पीपीएम भार द्वारा, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं भार अनुसार, वेट बाय वेट। अभी स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहां भी इसका केस आएगा, बढ़िया केस। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भैया विलय और विलायक दोनों किस में होंगे, भार में। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं विलय का भार अपान विलयन का भार। भार बोले, द्रव्यमान बोले, विलयन का भार ग्राम में होएगा ना, इंटू 10⁻⁶। तो ये भार अनुसार। अगर आयतनानुसार की बात किया, पीपीएम आयतनानुसार द्वारा अगर हमें दिखाना हुआ बोले तो आयतनानुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन। याद रखिएगा, मूलतः हम लोग विलायक पढ़े हुए हैं, विलायक का भार, विलयन नहीं, याद रखिएगा। अब आयतन किस में रहेगा, एमएल में, आयतन एमएल में, भार ग्राम में ना। लास्ट केस जिसके द्वारा दिखाया जा सकता है पीपीएम को, वो भार आयतनानुसार। अब भार आयतनानुसार क्या बोल रहा है, बता, इसमें क्या था, विलय और विलयन दोनों किस में होंगे, भार में। इसमें विलय और विलयन किस में होंगे, आयतन में। इसमें विलय का भार अपान विलयन का
आयतन इंटू 10⁶, ये ppm पार्ट पर मिलियन। अब बताएं, जैसे मान लें टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ ले, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहां पे अपने को वॉल्यूम चेक करना है। बताएं क्या इसमें ये वॉल्यूम के पद में है क्या? नहीं है, तो कहने का अर्थ इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, इसका मतलब इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। कहने का अर्थ अगर तापमान बढ़ाएंगे इन दोनों केस में तो ppm क्या होएगा? घटेगा। एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक विलयन में 17 ग्राम अमोनिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन उपस्थित है, तो हाइड्रोजन का मोल प्रभाज ज्ञात करें। अब आपसे क्वेश्चन में अमोनिया का भी पूछ सकता था मोल फ्रैक्शन, और ऑक्सीजन का भी पूछ सकता था ना, किसी का भी पूछ सकता है। तो अब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन अपने से पूछा है, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्राम में दिया हुआ है तो अमोनिया का मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, तो 17/14 17। अमोनिया का मोल प्राप्त हो गया 1। ऑक्सीजन का मोल निकाल लेते हैं, 32/32। मोल कितना प्राप्त हुआ? 1। हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, 6/2, कितना हो जाएगा? 3। मोल प्राप्त हो गए। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन अपने से पूछा है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के मोलों की संख्या अपान हाइड्रोजन का मोल प्लस अमोनिया का मोल प्लस ऑक्सीजन का मोल। ये फार्मूला बन गया। जिसके बारे में पूछा है उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यही हम लोग पढ़े हुए ना। तो बताएं हाइड्रोजन का मोल क्या? 3। हाइड्रोजन का मोल 3, अमोनिया का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो क्या हो जाएगा? 3/5। आंसर जो प्राप्त होएगा 0.6। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अमोनिया का निकाल लें, NH3, तो अमोनिया का निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमोनिया के मोलों की संख्या, अमोनिया के मोलों की संख्या, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, तो 1/5। आंसर 0.2। ऑक्सीजन का भी चेक करेंगे तो उसका भी 0.2 ही आएगा। ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि एक अमोनिया का है, एक मोल ऑक्सीजन का है, तो फिर वही रिजल्ट प्राप्त होएगा अपने को। अब देखें है क्या? XH2 प्लस XNH3 प्लस XO2 इक्वल टू जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होएगा वो 1। विलयन में जितने भी घटक उपस्थित होंगे सबका मोल फ्रैक्शन का जो योग अपने को प्राप्त होएगा वो कितना? 1। यही पर पढ़ाए हुए हैं ना। तो बताएं, किसी का भी पूछ लेता हाइड्रोजन का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का रिजल्ट ना। और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 ग्राम यूरिया को 9 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो विलयन में यूरिया और पानी दोनों का मोल फ्रैक्शन बताएं। दोनों का मोल फ्रैक्शन। तो अपने को करना क्या है? देखें अब है क्या, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते थे? हाँ, हाइड्रोजन का भार बटे अणुभार, हाइड्रोजन का भार बटे अणुभार, अमोनिया का भार बटे अणुभार, ऑक्सीजन का भार बटे अणुभार, ऐसे भी करके सवाल लगा सकते थे ना। तो हम थोड़ा आसान कर दिए ताकि आप लोग को गुस्सा ना आए। बताएं, अगर हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया? यूरिया का मोल निकाल लेते हैं। तो 20/60। आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 20×60 1/3, बोले तो 0.33। जल का निकाल लें मोल, तो क्या होएगा? 9 दिया है, 9/18, 1/2 बोले तो 0.5। तो ये यूरिया का मोल और जल का मोल प्राप्त हो गया। यूरिया का मोल फ्रैक्शन बता लें, यूरिया का तो क्या हो जाएगा? 0.33 अपान 0.33 प्लस 0.5। रिजल्ट चेक कर लें।
अगर यही जल का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा 0.5 अपान 0.33 प्लस 0.5 ना। और क्वेश्चन देखिए, बोला 5 मोलर यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। 5 मोलर यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। बताए ये जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए, इसमें 17 ग्राम अमोनिया था, 32 ग्राम ऑक्सीजन था, 6 ग्राम हाइड्रोजन था, वहां पे 20 ग्राम यूरिया, 9 ग्राम जल है। यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ बोल रहा है 5 मोलर यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। तो यूरिया क्या है भैया, विलेय, विलायक कौन होगा, जल। तो बताएं जो 5 मोलर यूरिया है वो कितने ग्राम जल में घुला हुआ है, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 18 से भाग कर देंगे, जल का अणुभार तो 55.5। शायद मोल कॉन्सेप्ट में भी हम इसको बताए हुए, मोल कॉन्सेप्ट में बताए हुए। एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। मोलैरिटी ऑफ वाटर, जल की मोलरता निकालनी है। तो जो डेंसिटी होता है, घनत्व जल का, वो कितना, 1 ग्राम प्रति ml होता है। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, n अपान v, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml, 1000 ml। अब एक तो फार्मूला है m इक्वल टू वी इंटू डी। इसका यूज इस चैप्टर में बहुत आएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, बहुत यूज आएगा इसका। जहां पे अपने को यूनिट कन्वर्जन की बात होएगा वहां पे ये आएगा। बताएं यहाँ क्या है, 1000 ml। तो बताएं 1000 ml इंटू डेंसिटी जल का कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। तो ml से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो भार अपने को प्राप्त होएगा 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम प्राप्त हुआ, बोले तो भार, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू भार बटे अणुभार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 बटे 18 गुणे 1, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 55.5। अब यहाँ पे बोला 5 मोलर यूरिया विलयन में यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। अब विलायक के बारे में अपने को कुछ दिया नहीं है, तो जल लेंगे। विलायक, अच्छा विलायक कौन है भैया, जल। तो क्या हो जाएगा, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है, 5 बटे 5 प्लस 55.5 डायरेक्ट, तो 5 बटे 60.5, ये है मोल फ्रैक्शन। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि 100 ग्राम पानी में 0.03 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, तो इसके ppm की गणना करें, पार्ट पर मिलियन। 100 ग्राम पानी में 0.03 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, तो इसके पार्ट पर मिलियन की गणना करना है। बताएं विलेय किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, और ये भी ग्राम में है, तो भार अनुसार हो जाएगा। तो ppm बराबर विलेय का भार 0.03 अपान विलयन का भार 100 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या होएगा, 2 0 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 0 बचेगा, 2 0 से दशमलव कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा भैया, 300। आसानी से। अब ये कहें कि सर जी अब इसको थोड़ा विस्तार में बताएं, तो फिर मतलब इजी क्वेश्चन है यार। यदि 250 ml पानी में 0.1 ग्राम फेनिल हाइड्रोजन ऑर्गेनिक का पार्ट है, C6H5NH2 फेनिल हाइड्रोजन घुला हुआ है, तो इसका ppm ज्ञात करिए। ppm बताने हैं, पार्ट पर मिलियन। अब बताएं ये किसमें दिया हुआ है, भार में या आयतन में, तो भार आयतन अनुसार हो जाएगा। ppm बराबर विलेय का भार 0.1, विलयन का आयतन 250 ml इंटू 10⁻⁶। थोड़ा इसको इजी कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको ये, अरे ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो
एक जीरो से कट जाएगा, 25 से होगा 100, 4 आ जाएगा 0.4, 4 से इसमें गुणा कर देंगे इंटू 10 पावर 3, या फिर लिख दें कि भैया पार्ट पर मिलियन। तो जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इत्यादि के घुले होने के कारण होता है। और जल की कठोरता की जो सांद्रता होता है वो पीपीएम में ज्ञात किया जाता है ना। पीपीएम अभी बताए, इसका जल की कठोरता एग्जाम्पल था इसका पीपीएम का। तो जल की जो कठोरता होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये कंपाउंड के घुले होने के कारण होता है। सोडियम जियोलाइट, अब जिसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो अब है नहीं यहाँ पे, नहीं तो फिर बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे जल की कठोरता दो प्रकार के, एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है जल की स्थायी कठोरता। इनको कैसे दूर किया जाता है ना, ये सब। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलयन 250 ml विलयन में उपस्थित है तथा विलयन का जो घनत्व है वो 1.2 ग्राम प्रति ml। तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, मोललता तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलयन में उपस्थित है तथा विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। तो मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज्ञात करें। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं मोलरिटी, N/V, ये फार्मूला है। दिया किसमें, ग्राम में, तो भैया यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मोल निकालने जाएंगे भार बटे अणुभार, तो 20 बटे 23, 1 24, 16 40 कट जाएंगे, कितना बन जाएगा 1/2, बोले तो 0.5। वॉल्यूम की बात करें, लीटर में अपने को कन्वर्ट करना है, 250 ml दिया हुआ है तो 1000 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 25 होगा 100, 1/4 बोले तो 0.25 ये लिख सकते हैं ना। तो मोलरिटी अगर निकालने जाए तो मोलरिटी बराबर क्या होएगा, मोल अपने को प्राप्त हुआ 0.5, आयतन 0.25, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 20 बटे 40 बटे 250 बटे 1000 लिख सकते थे आप डायरेक्ट। जो रिजल्ट यहाँ प्राप्त होगा वही यहाँ पे भैया 25 दूना 50। तो मोलरिटी अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, तो अब चाहे यहां से भी निकाल ले वही रिजल्ट होएगा, कुछ अलग से थोड़ी ना है। दूसरा है नॉर्मलता। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी अपने को प्राप्त हो गया है, 2 एन फैक्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा 2। अब जो बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, वैसे ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको यही प्राप्त होएगा, नहीं प्राप्त होएगा बताना छोड़ दें, हम बंद करें सब, तो भाई लोग मास्टर बन जाओ। तीसरा क्या बोल रहा है अपने से, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलायक का भार किसमें भैया, केजी। ये यहां पे देखें बनता है कहानी। मोल लिखने को आएंगे तो भैया मोल लिख ही देंगे कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल है 0.5 रख दें, यहाँ पे आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या है 250 ml है, यहाँ पे क्या है विलायक का भार है, यहाँ पे विलायक का भार है, यहाँ पे अपने को ml में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस ml को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे भार। तो भैया आ जाए वहीं पे m इक्वल टू वी इंटू डी। अब बताएं अपने को किसमें दिया हुआ है, ml में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 250 ml। 250 ml डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम प्रति ml, तो ये ml से कट गया। बताएं m बराबर क्या हो जाएगा, बस 12 × 60
12 24 6 30, कितना प्राप्त हो जाएगा 300। 300 अपने को भार प्राप्त हुआ। ये जो भार है ये किसका है, विलयन का भार है। हम लोग जानते हैं विलयन बराबर क्या होता है, विलायक और विलेय। तो बताएं यहां पे क्या हो जाएगा, 300 इक्वल टू विलायक का भार अपने को ज्ञात करना है, विलायक का भार, और यहाँ पे विलेय है, ये है विलेय कितना ग्राम है 20 ग्राम, तो 20 हो गया। तो विलायक का जब हम लोग भार निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 माइनस 20, आंसर जो प्राप्त होएगा 280। ये प्राप्त हुआ अपने को विलायक का भार। अब ये भार किस में है, ग्राम में। तो बताएं यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 20 बटे 40 बटे 280 बटे 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 1000 अपान 40 गुणे 280। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएंगे भैया, कितना हो जाएगा 2 2 पंजे 10 50, 50 बटे 28। तो 28 के 28, यहाँ पे बचेगा 22, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 25 लगभग 7 बार। ये अपने को प्राप्त हो गया मोलैलिटी। समझ में आया? एक बार और समझ ले, मोलरता और नॉर्मलता आसान था, कर गए। मोलैलिटी की बात आई तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किसमें, केजी में। अपने को दिया किसमें है, एमएल में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे भैया भार में। बताया एम इक्वल टू बी इंटू डी होता है 250 ml इंटू घनत्व कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम प्रति एमएल, एमएल से कट गया 300 आ गया द्रव्यमान इसका। विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलेय, विलायक का भार यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। विलेय अपने को कितना दिया हुआ था 20 ग्राम, विलयन का अपने को प्राप्त हुआ यहाँ पे 300, तो 300 माइनस 20 280। तो यहाँ पे रख दिए वैल्यू रख दिया, आंसर प्राप्त मोलरता। समझ में आया क्वेश्चन? एक और पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन भी बता देते हैं। मोल फ्रैक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या अभी प्राप्त किए हैं 0.5 अपान 0.5 प्लस जल के मोलों की संख्या। सर जी यहाँ पे जल की तो बात किया नहीं है, तो अभी आप बताए थे 55.5 कर देते हैं। अरे बाबू अभी विलायक का भार हम लोग प्राप्त किए 280, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280। अच्छा, जल का मोल अगर नहीं दिया रहता कुछ तब हम लोग लिख देते वहां पे 55.5। यहाँ पे तो अपने को प्राप्त है विलायक का भार ना, विलायक कौन होता है, जल होता है। तो 18 1 18 100 बचेगा, 18 बचे 15। ये तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलयन में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व ये है तो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन अपने को बताना था। आसानी से क्वेश्चन सर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ का। अभी सवाल देंगे, सवाल ट्राई करिएगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ बोले तो सामर्थ्य। तो अब हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रतिशतता के पदों में पढ़ेंगे। किसी विलयन के सांद्रता को प्रतिशतता में भी व्यक्त किया जा सकता है, और सांद्रता को प्रतिशतता में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है, सामर्थ्य। तो अब हम लोग सांद्रताओं को किस में देखेंगे, प्रतिशतता में। इसमें 3 केस होएगा स्ट्रेंथ में। पहला होएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जैसे हम लोग पीपीएम के केस में पढ़े हुए हैं। तो भारानुसार बोल सकते हैं, भारानुसार यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वेट अपान वेट। आयतनानुसार वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और लास्ट है भारा आयतनानुसार, वेट बाई वॉल्यूम। 3 केस देखना है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
पहला केस देखें, पहला केस, इसको अगर हम लोग परिभाषित करने गए तो क्या होगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन का भारानुसार कहलाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, भारानुसार इक्वल टू विलेय का भार अपान विलयन का भार, विलयन का भार गुणे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन का भारानुसार कहलाता है। ये आयतनानुसार की बात करें, आयतनानुसार की, तो बिल्कुल यही केस बनेगा। बताएं, यहां पे विलेय का भार था, यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन ml में होएगा अपान विलयन का आयतन गुणित 100। तो इसको अगर हम लोग को परिभाषित करना हुआ तो क्या होएगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा विलयन का आयतनानुसार कहलाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आयतन प्रतिशत। भारा आयतनानुसार की बात करें तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपान विलयन का आयतन, यहां पे गुणे 100। अब इसको अगर हम लोग को परिभाषित करना हुआ तो क्या होगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन का भारा आयतनानुसार कहलाता है। तो ये था भारानुसार, आयतनानुसार और भार आयतनानुसार। अब एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लें क्वेश्चन बोला कि 46% भारानुसार एथिल एल्कोहल का अर्थ क्या होगा। 46% भारानुसार एथिल एल्कोहल का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब बताए, भारानुसार बोला है तो क्या होगा, 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम क्या उपस्थित है, एथिल एल्कोहल। अगर यहीं पे बोल देता 46%, समझिएगा 46% भारा आयतनानुसार, अभी अगर ये बोल देता भारा आयतनानुसार एथिल एल्कोहल C2H5, इसका अर्थ क्या होता कि भैया 100 ml विलयन में 46 ग्राम क्या उपस्थित है, एल्कोहल। ये ग्राम में जाएगा, 46 ग्राम क्या उपस्थित है, एल्कोहल, कितने में, 100 ml विलयन में। और अगर बोल देता 46% आयतनानुसार एथिल एल्कोहल, सिर्फ आयतनानुसार बोल देता, तो बताएं इसका अर्थ क्या हो जाता है कि 100 ml विलयन में 46 ml क्या उपस्थित है, एथिल एल्कोहल। तो ये है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। अब देखें एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे बोला 10% भारानुसार यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। 10% भारानुसार यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले तो यहां पे क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, इसका अर्थ समझें, फिर क्वेश्चन लगेगा आसानी से, नहीं तो फिर फंस जाएंगे ना। अभी तक तो मोल फ्रैक्शन इजी कर गए। यहां पे बोल क्या रहा है, 10% भारानुसार यूरिया विलयन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है, यूरिया। भारानुसार बोला तो 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है, यूरिया उपस्थित है। इसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताना है। बताएं तो पहले तो हम लोग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, 100 ग्राम विलयन है, समझिएगा 100 ग्राम विलयन है। इस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है, यूरिया। तो यूरिया का यहां पे मोल फ्रैक्शन, मोल निकाल लें। एन यूरिया इक्वल टू भार बटे अणुभार, बोले तो 1/6। ये, या फिर लिख सकते हैं 6 कन्नम 6 4 0.16 यूरिया के मोलों की संख्या। अब यहां पे बहुत से बंदों की बुद्धि में आएगा कि सर जी अभी कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं, यहां पे डायरेक्ट बोला है 10% भार अनुसार यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन बताए, वहां भी पूछे थे कि 5 मोलर यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताए, तो वहां पे जल का रख दिए थे 55.5, यहां भी रख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाबू। यहां पे बताए विलयन कितना है, 100 ग्राम,
100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया है, तो इसका मतलब इस 100 में से 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 90 ग्राम क्या हो जाएगा भैया, जल। विलयन क्या होता है, विलय और विलायक का मिश्रण है, तो इसमें 90 ग्राम विलायक है ना। मोल फ्रैक्शन अपने को बताना है, यहां पे क्या हो जाएगा, n वाटर इक्वल टू 90/18, 18 × 90, 5 जल के मोलों की संख्या। बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% भार अनुसार यूरिया विलयन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। भार अनुसार का अर्थ क्या होगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। अब ये क्या है, विलयन। अगर 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है तो 90 ग्राम क्या बचेगा भैया, विलायक बोले तो जल। तो इसके मोलों की संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, 5। अपने से पूछा क्या है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू यूरिया के मोलों की संख्या 0.16 अपान यूरिया के मोलों की संख्या 0.16 प्लस जल के मोलों की संख्या इतना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 16/5.16, ये आंसर। स्ट्रेंथ ना। और क्वेश्चन देखें, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% भारानुसार यूरिया विलयन की मोलेलिटी याद करें, मोललता। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग मोललता का, विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किसमें भैया, केजी में, किलोग्राम में, विलायक का भार। अब ये 60% भारानुसार यूरिया बोला, इसका अर्थ क्या होगा कि भैया 100 ग्राम कुल विलयन है और इस 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम क्या उपस्थित है, यूरिया उपस्थित है। अब बंदे यहां पे क्या करेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू N/W, बोले तो विलायक का भार दिया हुआ है, ये किसका भार है भैया, विलयन का। तो ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है, इसका मतलब विलायक कितना उपस्थित है, 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है, जल। फार्मूला अपने से क्या बोल रहा है, विलायक का भार, ये रख देंगे, क्वेश्चन गलत। तो क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या मोलैलिटी इक्वल टू 60/60, भार बटे अणुभार अपान कितना, 40/1000। ग्राम में था, किलोग्राम में कर दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1000/40, 0 0 कट गया, आंसर बताएं 25 चौका 100। ये मोलैलिटी। एक और क्वेश्चन देखें, थोड़ा क्लियर होएगा क्वेश्चन। एक और देखें, बोल रहा है 18% भारानुसार ग्लूकोज विलयन की मोलरता ज्ञात करें, मोलैरिटी, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ लिया, मोलरता के बारे में। तो मोलरता का फार्मूला लिख ले पहले, M = N/V। वॉल्यूम किसमें भैया, लीटर में, ये फार्मूला होता है। अब जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 18% भारानुसार, इसका मतलब 100 ग्राम कुल विलयन है, इसमें 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। सौ ग्राम विलयन में 18 ग्राम ग्लूकोज है। अब यहां पे मैक्सिमम बंदे क्या करेंगे कि सर जी अभी बताए थे 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम यूरिया, इसका मतलब 40 ग्राम जल। तो यहाँ पे अगर 100 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसका मतलब जो इसका शेष भाग बचेगा, शेष भाग इसका जो बचेगा, बोले तो हम बोल दिए कि हाँ भैया 82 बच गया, 82 ग्राम। तो उनके दिमाग में आएगा कि लाओ हम जल भी लिख देते हैं। ये यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। फार्मूला अपने को क्या बोल रहा है, मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। इसके बारे में बात किया, नॉट विलायक के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करे ये फालतू चीजें करके ना। क्वेश्चन समझे क्या पूछा हुआ है, फार्मूला लिखें, फार्मूला क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू तय करें क्या लेना है। अब यहां पे ग्राम में दिया है, विलयन का आयतन होता है लीटर में। देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया, इसका मतलब आपको कुछ तो चेंज करना ही करना है। तो बताएं, फार्मूला बनता है M = V × D। अपने को ज्ञात M दिया हुआ है इतना, डेंसिटी इतना दिया हुआ है, तो V निकाल देंगे। V = क्या हो जाएगा, M भैया द्रव्यमान 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
100 अपान 1200, बोले तो 1000 से इसमें गुणा हो जाएगा। लीटर में कन्वर्ट कर दिए, 2 जीरो कट गया, यहाँ बन गया 1/12 लीटर वॉल्यूम। मोलों की संख्या निकाल लें, विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब हम लोग मोल चेक करने जाएंगे तो 18/180 दामा 1/10। तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 1/10 अपान 1/12, 12/10। आंसर कितना बन जाएगा, 1.2। ये मोलरिटी, मोल प्रति लीटर। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? और देखिए, और क्वेश्चन बोल रहा है 36% भारा आयतनानुसार, क्वेश्चन बदल गया, भारा आयतनानुसार फ्रक्टोज विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्वेश्चन बदल गया, C6H12O6। अब मोलरता पूछा हुआ है, तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर। ये क्वेश्चन देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। और अगले लेक्चर में और जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ना। तो बताएं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36% भारा आयतनानुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 100 ml विलयन है, भारा आयतनानुसार 100 ml विलयन में 36 ग्राम क्या है, फ्रक्टोज। 100 ml विलयन में 36 ग्राम फ्रक्टोज है, भारा आयतनानुसार बोले ना। अब विलयन कितना है, 100 ml, ये अपने को 36 ग्राम प्राप्त हुआ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोल निकाल लें हम लोग फ्रक्टोज का, 36/180। तो 18 दूना 36, 18 दामा, बोले तो 0.2। ये आ गया मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। विलयन का आयतन लीटर में बोलता है, तो लाओ यही भी कन्वर्ट कर देते हैं ना। आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कंफ्यूज ना होना कभी भी। 100 ml है तो 100 ml अपान 1000 कट जाएगा 0.1। तो मोलरता जब हम लोग ज्ञात करने जाएंगे, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में था, यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें, और क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।